ओके गाइज, सभी लोग अपना माइक और वीडियो ऑफ रखना आप लोग, ठीक है। जब आप लोगों को कुछ पूछना हो तो बिल्कुल माइक ऑन करके आप लोग पूछ सकते हो, है ना। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन, राइट। आज हम लोग देखेंगे कि आज पहला क्लास है हमारा। पहले क्लास में हम लोग क्या चीजें पढ़ रहे हैं, चलो ध्यान दें। सबसे पहले तो होपफुली आप लोगों को ये स्क्रीन विजुअल होगी, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की है। तो यहाँ आते हैं। अब आप लोगों की स्क्रीन पे एक पीडीएफ दिख रहा होगा, है ना। और ये पीडीएफ है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, है ना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें स्टार्टिंग में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में क्या क्या चीजें लगी थी, क्या क्या चीजें, क्या क्या वेरियस चीजें थी जो हमने पूरा फॉलो की और तब जाके हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो आज हम लोग वो सारी चीजें पढ़ेंगे। पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बारे में हम लोग की चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई थी, है ना, और फिर आगे आके क्या क्या डेवलपमेंट हुए। ये डेवलपमेंट हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है? सबसे पहली चीज तो ये है कि हम लोग ये डेवलपमेंट क्यों जानेंगे। एक सेकेंड, आई थिंक somebody is joining. Yeah. ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। फाइन। तो आज हम लोग अपना पॉलिटी का, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का वो एरिया समझने वाले हैं जिसमें हमें ये बतलाया गया है कि वो क्या क्या इवेंट से, है ना, पास्ट में क्या क्या इवेंट ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हुआ है ना। तो कहते हैं ना, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका हिस्ट्री जानना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? ताकि आज प्रेजेंट में जो चीजें चल रही हैं आपको उसके पीछे का बैकग्राउंड समझ में आ सके। और वैसे भी ये बैकग्राउंड भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। फाइन। तो चलो, यहाँ पे आप लोगों को एक चीजें दिख रही होंगी जिसमें सबसे ऊपर लिखा होगा कि द कंपनी रूल, है ना। अब किसका कंपनी रूल, कौन सा कंपनी रूल, ये सारी चीजें जानने से पहले पहले हमें ये सब पता होना चाहिए। चलो सबसे स्टार्टिंग में जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप लोग को ये थोड़ा सा पता होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है ना, कैसे बना है, किसने बनाया है, और हमें क्यों जरूरत पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की, ये सारे सवालों का जवाब आप लोगों को आज मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को थोड़ा बहुत हिस्ट्री पता होगी तो काफी लंबे टाइम से हम लोग ब्रिटिशर्स के गुलाम थे ना, हम लोग उनके अंडर में थे। वो लोग हमें पूरा कंट्रोल कर रहे थे। तो उनसे जब हमें फ्रीडम मिली तब हमें लगा कि अब हमें एक ऐसे बुक की जरूरत है जिससे पूरा का पूरा कंट्री अच्छे से रन कर सके, है ना। तो क्या हमने अचानक से कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, या फिर हमारे पास पहले से कुछ आइडिया था, या फिर पहले से कुछ कुछ चीजें थी जो हमने लिया और जिससे हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया? तो सारे इवेंट्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। पहले वहां से स्टार्ट करते हैं जो हमारा पॉलिटी का रियल, जहां से बिगनिंग है। रियल बिगनिंग कहाँ से है? जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे। चलो, तो पहले और थोड़ा हिस्ट्री में जाने के लिए आप लोग एक काम करो, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। कुछ कुछ चीजें हम लोग लिखेंगे जो आपको अपने नोटबुक में लिखती चलनी है। फाइन। चलो, तो पहले ये देखते हैं कि जो पूरा हमारा ये फेज है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने का फेज है, ये किस पार्ट में डिवाइडेड है और इसको हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप एक हेडिंग दे दो कि जो ये फेज है, इस फेज को हम लोग बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, ये आपका हेडिंग होगा कि जो पूरा का पूरा हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 4 पार्ट में डिवाइडेड है। और वो 4 पार्ट क्या क्या है? चलो, सबसे पहला आप लोग लिखो, फर्स्ट वन, दैट इज द कमिंग ऑफ द ब्रिटिशर्स। जो पहला पार्ट है, जो पहला फेज है, वो स्टार्ट होता है ब्रिटिशर्स के इंडिया आने से। तो क्या लिखेंगे हम लोग? पहला हमारा हेडिंग होगा द कमिंग ऑफ ब्रिटिश, द कमिंग ऑफ ब्रिटिश। और ये जो एरा है, जो ये टाइम पीरियड है, ये कितना से कितना टाइम पीरियड तक का है? तो आप लोग इसके ब्रैकेट में लिख लो, दैट इज 1600 एडी टू 1765। ये 5 थोड़ा सा अलग हो गया, एक सेकेंड। राइट,
ये हमारा पहला फेज। इसके बारे में हम लोग कम डिस्कशन करेंगे क्योंकि इसका बहुत कम रोल था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, है ना। तो इसका कम रोल था तो इसके बारे में कम डिस्कशन करेंगे, बट हाँ हम जानेंगे जरूर कि क्या होती हैं चीजें। आ जाओ दूसरा, जो दूसरा हमारा, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कंपनी रूल। द कंपनी रूल मतलब वो कौन सा टाइम पीरियड था जिससे में कंपनी ने रूल किया। अगर आप लोगों ने अपने कॉलेज में या स्कूल्स में पढ़ा हुआ है तो पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी में ने इंडिया पे राज किया था। ये सब कुछ हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। तो इनका टाइम पीरियड कितना था, इनका जो रियल टाइम पीरियड था दैट इज 1773 से 1858 तक, राइट। अब देखो अब क्या हुआ ना कि 1858 में कंपनी रूल खत्म हो गया, है ना। कंपनी रूल जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका रूल खत्म हो गया, और ये जो पावर है कहाँ ट्रांसफर हो गया, जो ब्रिटेन के क्राउन थे उनके हाथों में, है ना। उनके हाथों में ये पावर ट्रांसफर हो गया। तो जो हमारा थर्ड फेज है, वो थर्ड पेज है हमारा द क्राउन रूल। मतलब जो ब्रिटिश क्राउन था वो इंडिया पे रूल करता था, कौन से लेके कौन से ईयर तक, दैट इज 1858 से लेके 1947 तक। मतलब जब तक हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं हुए तब तक क्राउन हम लोगों पे रूल करता था, ठीक है, 1947 तक। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, दैट इज द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बैठ के हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। और ये कौन सा एरा था, 1947 से लेके 1950 तक। फाइन, पहले तो गाइज मुझे इतना बताओ कि अभी जो मैंने एक बेसिक सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कौन कौन से फेज से हम लोग गुजरे हैं, ये आप लोगों को बेसिक समझ में आया, जो मैंने यहाँ पे ये चारों पॉइंट लिखे हैं। ओके फाइन, चलो गुड। आप लोग एक बार फिर से देख लो, कुछ लोग अभी ज्वाइन किए हैं तो आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में जो जो चीजें इन्वॉल्व थी, राइट, उनको हम लोगों ने चार फेज में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला फेज है द कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया में कब आए, कैसे आए, क्या क्या चीजें किए, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। उसके बाद दूसरा कंपनी रूल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कब से कब तक हम पे रूल की, दैट इज 1773 से 1858। उसके बाद द क्राउन रूल, उसके बाद द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब चलो वन बाय वन करके इनको पढ़ते हैं। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहां से, दैट इज द कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स। अब देखो इसको हम लोग एक ऐसी कहानी की तरफ पढ़ेंगे, आप लोगों को समझने में भी बहुत इजी होगा और बहुत ज्यादा बोरिंग भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं ना, तो काफी लोगों को ये बोरिंग भी लगता है कि अरे यार क्या वो लड़ाई, युद्ध, ये सब सारी चीजें हम लोग को सुनने को मिल रही हैं, है ना। बट कोई नहीं, इसको हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग पीरियड, इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। तो एक इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए आता है ना, कि जो ब्रिटिश थे वो इंडिया में कब आए थे, है ना। तो आप लिख लो, पहले यहाँ पे हेडिंग दे सकते हो आप, जो हम लोगों ने पहला अभी पढ़ा, दैट इज कमिंग ऑफ ब्रिटिश, है ना। ब्रिटिश इंडिया में कब आए थे, तो आप लोग आगे यहाँ पे लिखो सबसे पहला, दैट इज दे कैम इन 1600, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया में कब आए थे, दे कैम इन 1600। अब ये बात होता है कि ये वो इंडिया में किस तौर पे आए थे, क्या वो आए थे रूल करने, क्या वो यहाँ पे अटैक कर रहे थे, नहीं। दे केम इन इंडिया इन 1600 एज ट्रेडर्स, है ना, एज ट्रेडर्स, ठीक है। वो इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे। कौन आया था इंडिया में ट्रेड करने के लिए, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। एक पार्टिकुलर कंपनी थी। आप सोचो कि इतना बड़ा देश और एक कंपनी ने हमें गुलाम बना लिया, है ना। जैसे कैसे उसको कैसे समझ सकते हो, मान लो अपनी टाटा है, टाटा भी पूरी दुनिया में बिजनेस करती है। अब वो किसी देश में बिजनेस कर रही है और वो पूरा का पूरा देश को ही एक्वायर कर ले,
कितना अजीब होगा ना, सोचने वाली बात। क्योंकि एक कंट्री के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है ना। बट एक कंपनी ने हमें गुलाम बना लिया। बट वो ऐसा नहीं था कि वो 5 साल 10 साल में 15 साल में उन्होंने हमें गुलाम बना लिया। ये काफी लॉन्ग पीरियड था। ठीक है, तो जो हमारे लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कंपनी इंडिया में कब आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में 1600 एडी में आई थी। अब इस एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके साथ ये बनता है, जब इंडिया में कंपनी आई थी तो ये ब्रिटिश कंपनी थी। जाहिर सी बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी थी। तो उस टाइम पे ब्रिटिश क्राउन कौन था, है ना। जब कंपनी इंडिया में आई थी उस टाइम पे ब्रिटिश क्राउन हुआ करते थे क्वीन इलिजाबेथ। इलिजाबेथ वन, ये क्वीन इलिजाबेथ वन है। ठीक है, तो 1600 एडी में जब कंपनी इंडिया आई थी तो उस टाइम पे ब्रिटिश क्राउन कौन थे, क्वीन इलिजाबेथ वन थी। ठीक है, याद रखना, क्योंकि कभी कभी ये आपका एक तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो जाएगा। राइट, तो अब ये समझ ही रहे हैं तो थोड़ा बहुत वो भी समझते चलते हैं। चलो अब कंपनी इंडिया में आई 1600 एडी में। उसके बाद धीरे धीरे फिर क्या स्टार्ट हुआ, उसके बाद कंपनी ने जो अपना पहला सेटलमेंट किया, अपना पहला फैक्ट्री सेटल किया, वो किया था सूरत में। तो आप अगला पॉइंट लिख सकते हो, द फर्स्ट सेटलमेंट वाज द फर्स्ट सेटलमेंट वाज एट सूरत। सूरत कहाँ पे है, एनीबडी, कोई मुझे बताएगा सूरत कहाँ पे है, किसी को पता है। गुजरात सर। गुड, गुजरात में है। और ये कौन से ईयर में कंपनी एस्टेब्लिश की थी, दैट इज 1612 में। फाइन, तो ये याद रखना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहां तक तो ठीक था, कंपनी 1600 में आई, उसने पहला अपना एक सेटअप भी कर लिया सूरत में 1612 में। फाइन, उसके बाद फिर चीजें धीरे धीरे चलने लगी। राइट, कंपनी इंडिया में आई, कंपनी ने अपना यहाँ सेटलमेंट कर लिया, वो अपना यहाँ ट्रेड करने लगी। फाइन, धीरे धीरे वो हर एक जगह ट्रेड करने लगी। राइट, बट फिर क्या हुआ कि आफ्टर द पासेज ऑफ टाइम, राइट, आफ्टर द पासेज ऑफ टाइम, ये कौन सा ईयर चल रहा है, 1612 चल रहा है। अब हम डायरेक्ट आ जाएंगे 1757 में। अब पूछोगे कि इतना लंबा हम लोग क्यों आ गए, क्योंकि उसकी पहले की जो चीजें हैं ना, इसके बीच की जो चीजें हैं, वो हमारा हिस्ट्री का पार्ट है, जो कि हमारे लिए पॉलिटी में उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। फाइन, तो इसीलिए हम उस पार्ट पे आ गए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट रखेगा, है ना। क्योंकि यहीं से सारी चीजें स्टार्ट हुई थी, जो एक ट्रेड करने आए थे वो, है ना, वो इंडिया में ट्रेड करने आए थे, बट कैसे धीरे धीरे वो यहाँ पे जम गए और यहाँ पे वो रूल बनाने लगे, और कैसे उन्हीं रूल से हेल्प लेकर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो कैसे चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। फाइन, चलो आ जाओ 1757 में। और ये 1757 क्यों इंपॉर्टेंट है, अब तक कंपनी हर जगह क्या करती थी, बस ट्रेड करती थी। राइट, ट्रेड करती थी। 1757 में एक बहुत ही फेमस वॉर हुआ था। राइट, बहुत ही फेमस वॉर हुआ था, और ये वॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम लिख लो आप लोग, बैटल ऑफ प्लासी। स्पेलिंग में शायद हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, बट यही है, बैटल ऑफ प्लासी। अब ये लड़ाई क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जब इसका रिजल्ट आप लोग सुनोगे ना, तब आप लोगों को समझ में आएगा, अच्छा ये लड़ाई इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये बैटल ऑफ पेलासी 1757 में हुई थी। इसका एग्जैक्ट डेट भी अगर आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, आप लोगों के हिस्ट्री में हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, 23 जून, है ना, 23 जून 1757। और अब ये किन दो लोगों के बीच में हुआ था, अब यहां से ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग लिखो कि जो ये बैटल है, ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल। राइट, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल। अब देखो, ये तो एक कंपनी थी, है ना, बट कंपनी क्योंकि यहाँ काफी टाइम से रूल करते करते कब आई थी, 1612 में आई थी। और ये कौन सा ईयर चल रहा है, 1757 चल रहा है ना। मतलब ये अराउंड 150 सालों से इंडिया में थी।
तो धीरे धीरे इसने भी काफी सारी चीजें अपनी यहाँ पे जमा कर ली थी, राइट। तब ये हुआ ना कि इन पे बहुत ज्यादा टैक्स लेने जाने लगा। जो नवाब थे बंगाल के, ये लोग बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे ईस्ट इंडिया कंपनी से, और टैक्स देना भी चाहिए। अगर आप बाहर के कंपनी हो, इस कंपनी में अगर इस कंट्री में अगर आप बिजनेस कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ के गवर्नमेंट को, यहाँ के रूलर्स को टैक्स देना ही पड़ेगा। बट उन्हें लगा कि ये लोग बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, है ना, ये लोग बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे हैं। तो इसलिए क्या हुआ, इन पे ब्रिटिशर्स ने सोचा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि नहीं, ये सही नहीं हो रहा है हमारे साथ। तो इन्होंने एक युद्ध लड़ा, किनके साथ, नवाब ऑफ बंगाल के साथ, है ना, नवाब ऑफ बंगाल के साथ। अब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ये युद्ध जीत गई। अब यहां से चीजें स्टार्ट हो गई, और इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके लिए बनेंगी, तो आप लोग लिख लो कि उस टाइम पे जो नवाब ऑफ बंगाल थे वो कौन थे, सिराज उद दौला। इसका मतलब कि जब ये वॉर हुआ था तब बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, और जो इसका मेन कमांडर था, इसका नाम याद रखना आप लोग, जो सिराजुद्दौला का मेन कमांडर था उसका नाम था मीर जाफर। ये सब लिखते चलो आप लोग, अब बताएंगे हम क्यों इंपॉर्टेंट है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई हुई किसके साथ, नवाब ऑफ बंगाल के साथ। नवाब ऑफ बंगाल कौन था, सिराजुद्दौला था। और उसका मिनिस्टर इन चीफ कौन था, मिनिस्टर इन चीफ मतलब कमांडर इन चीफ, सेनापति जिसको हिंदी में बोल सकते हैं हम लोग, वो था मीर जाफर। और जो मीर जाफर था वो क्या था, गद्दार था, राइट। वो भले ही इनका ये कमांडर इन चीफ था सिराजुद्दौला का, बट वो एक्चुअल में था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ। इसलिए क्या हुआ, सिराजुद्दौला हार गए, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, राइट। तो 1757 की जो युद्ध था, बैटल ऑफ पलासी था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। अब इसके बाद क्या हुआ, चलो अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं हम लोग, ताकि अब आ जाओ। देखो तो ईस्ट इंडिया कंपनी ये फाइट जीत गई, बैटल ऑफ पलासी, और वो हार गए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में क्या किया, जो मीर जाफर था, जो कमांडर था सिराजुद्दौला को, मीर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया, राइट। मीर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लो। इस फाइट में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका नाम था रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और नवाब ऑफ बंगाल युद्ध लड़ रहे थे, ठीक है। तो इस युद्ध के बाद क्या हुआ, इस फाइट के बाद क्या हुआ, जो रॉबर्ट क्लाइव थे, ये गवर्नर बन गए बंगाल के, गवर्नर ऑफ बंगाल। तो ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंसान जो बंगाल का गवर्नर बना, दैट इज रॉबर्ट क्लाइव, है ना। 1757 में जब युद्ध जीत गए वो, तो वो यहाँ के गवर्नर बन गए, और मीर जाफर क्या बने, बंगाल के नवाब बने। फाइन, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गवर्नर ऑफ बंगाल 1757 पहली बार कौन बना, रॉबर्ट क्लाइव, राइट। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये सारी चीजें बिल्कुल याद होनी चाहिए। फाइन, चलो अब क्या हुआ, मीर जाफर के फिर, बट मीर जाफर को तो इन्होंने एज ए अपना क्लोन बैठा दिया था, पपेट बैठा दिया था कि भाई तुम हमारे पपेट हो, जैसा जैसा हम बोलेंगे तुम्हें वैसा ही करना है, राइट। अब बिट इसका कंसिक्वेंसेस क्या हुआ, कि मीर जाफर ने भी बगावत कर दी कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे जैसा आप लोग चाहते हो, ठीक है, हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। अब इसमें फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, मीर जाफर को भी हटाया गया, किसी और को लाया गया, बट उतने हिस्ट्री में हम लोग नहीं जाएंगे। हमारे लिए बैटल ऑफ पलासी इंपॉर्टेंट थी, हम लोगों ने वो समझ लिया। फाइन, अब आ जाओ आगे। अब आगे हुआ इसके बाद सेकेंड वॉर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वॉर, दैट इज बैटल ऑफ बक्सर। और ये दोनों
दोनों लड़ाई का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी हिस्ट्री में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही दोनों फाइट के बाद आप लोग देखो कि कैसे चेंजेस होना स्टार्ट हो गया, है ना। तो जो हमारी ये फाइट थी, दैट इज बैटल ऑफ बक्सर, ये लड़ा गया था आपका 1764 में, राइट, 1764 में। तो हमारी हिस्ट्री में ये दो वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे अपना कब्जा स्टार्ट कर दिया। स्पेशली ब्रिटिशर्स नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी, बट क्योंकि वो ब्रिटेन की कंपनी थी इसलिए हम बार बार ब्रिटिशर्स उसको बोल दे रहे हैं। फाइन, चलो आगे आते हैं। अब इस वॉर में भी क्या हुआ, इस वॉर में पहले किन के बीच में हुआ ये जानते हैं। अगेन ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मीर कासिम, है ना, मीर कासिम। अब आप लोग सोचोगे कि यहाँ तो मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, तो फिर ये मीर कासिम कौन आ गया? तो जो मीर कासिम था वो उसका दामाद था मीर जाफर का। ठीक है, मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था। अब क्योंकि मीर जाफर ने बगावत कर दी थी तो उसको हटा के मीर कासिम को बना दिया गया था, बट मीर कासिम ने भी फिर बगावत कर दी, है ना, मीर कासिम ने भी बगावत कर दी। तो यही सारी चीजें हो रही थी। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में युद्ध लड़ा गया, और इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा से जीत गई, है ना। इस बार दोबारा से ईस्ट इंडिया कंपनी ये वॉर जीत गई। अब इसका जो कंसिक्वेंसेस हुआ ना, ये हमारी हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब वॉर हुआ हुआ था ये 1764 में। अब इसका कंसिक्वेंसेस क्या हुआ, तो देखो इसका कंसिक्वेंसेस ये हुआ कि 1765 में, एक सेकेंड, 1764 में वॉर हुआ, और 1765 में जो कंपनी है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, कंपनी को दीवानी मिल गया, कहाँ का, बंगाल का। ये लिख लो आप लोग कि इन 1765 कंपनी कंपनी गेट्स दीवानी। अब जो दीवानी का मतलब क्या होता है, दीवानी का क्या मतलब होता है, दीवानी का ये मतलब होता है कि आपको राइट मिल गया। तो आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हो कि दीवानी का क्या मतलब हुआ। दीवानी का मतलब है राइट्स, राइट्स ओवर व्हाट, ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। मतलब अब एक तरीके से जो रियल हेड कौन होंगे बंगाल के, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब पहली बार हुआ कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक पार्टिकुलर स्टेट का, और उस टाइम का बंगाल छोटा नहीं था। आज जो हम लोग वेस्ट बंगाल देखते हैं ये उस टाइम का बंगाल नहीं था। उस टाइम का बंगाल में आपका बिहार आता था, राइट। उस टाइम के बंगाल में आपका बांग्लादेश आता था, थोड़ा बहुत उड़ीसा का पार्ट आता था, है ना। तो वो काफी बड़ा बंगाल हुआ करता था। तो इतने बड़े एरिया का, और ये वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड था। अभी भी आप लोगों को पता होगा कि बंगाल बिहार बहुत ही फर्टाइल लैंड है ये, यहाँ पे बहुत अच्छा गेहूं चावल उगते हैं, है ना, इवन बांग्लादेश। तो जब ब्रिटिशर्स को इनकी दीवानी मिल गई तो इसके बाद ये लोग बहुत ज्यादा रिच हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले तो ट्रेड करती थी, बट इनको जब यहाँ की दीवानी मिल गई तो ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, है ना। आप लोग सारी चीजें कनेक्ट करना कैसे हम लोग चीजें कर रहे हैं। अब क्या हुआ ना कि जो इनके ऑफिसर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर बहुत ज्यादा करप्ट थे। करप्शन तो हर जगह है, इंडिया में भी है बाहर भी है, तब तो और वो लोग बहुत ज्यादा करप्ट थे, राइट। तो जो ब्रिटिश क्राउन था इंग्लैंड में, उन्हें लगा कि यार ये कंपनी बहुत ज्यादा करप्शन कर रही है यहाँ, तो हमें इनके लिए कुछ रूल्स बनाने होंगे। अगर इनको हम कुछ रूल्स नहीं बनाएंगे तो फिर पता चला कि सब कुछ ये खुद ही हड़प जाएंगे। क्योंकि जब इतने बड़े एरिया की, इतने बड़े लैंड का आपको दीवानी मिल जाए, आप वहां पे सारा रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको इसके लिए कुछ रूल होना चाहिए, है ना। तो उसी चीज के लिए फिर जो आया हमारा सेकेंड पार्ट, जहां से हमारा सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है, जो कि हमने क्लास के स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था, दैट इज द कंपनी रूल। अभी तक तो कंपनी ट्रेड कर रही थी, है ना, बट अब कंपनी रूल करेगी। कैसे रूल करेगी?
तो रूल करने के लिए अगर आप राजा हो, अगर आप कुछ भी हो, आपको रूल करना है तो कुछ नियम कानून होने चाहिए, है ना, कि आप इस नियम कानून को फॉलो करते हुए रूल करोगे। जैसे आज है, हमारे पार्लियामेंट है, हमारे यहाँ असेंबलीज हैं, गवर्नमेंट्स हैं, एक पार्टिकुलर मशीनरीज है जो रूल करती है, राइट। तो जब ब्रिटिश क्राउन को लगा कि अब कंपनी को वहां रूल करने के लिए हमें कुछ रूल्स बनाने चाहिए, तो वो जो पहला एक्ट लेकर आए थे, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। यहां से हमारा रियल पॉलिटी स्टार्ट होता है, जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में हेल्प हुई थी। फाइन गाइस, पहले तो अभी जो हम लोगों ने एक छोटा सा पार्ट कवर किया, आप मुझे बताओ कि ये छोटा सा पार्ट, ये छोटी सी चीजें यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? आप लोग यस यहाँ सर। आ रही ना, या सारी चीजें यस समझ में आ रही ना? अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग डाउट पूछ लो, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस सर। क्लियर है सब कुछ? नो सर, आई हाँ, हैव अ क्वेश्चन सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूछो। सर जैसे आपने बताया कि बैटल बिटवीन हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल। उस टाइम पे तो हेड थे सिराजुद्दौला, ठीक है सर। तो जो हाँ, हाँ। मेन कमांडर थे मिर्जाफर, हम्म। ये बाद में बंगाल के गवर्नर कैसे बन गए? सॉरी सर, मतलब बंगाल के। बंगाल के, हाँ जी। आई मीन सर, मैं ये पूछ सकती हूँ मिर्जाफर बाद में कैसे बंगाल के गवर्नर या क्या, हेड? नहीं नहीं, देखो आप, ठीक है, हम आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में भी एक्सप्लेन कर देते हैं। यस अब सर। आपको वो टाइम पीरियड याद होगा, मैंने बताया कि 1757 में वॉर हुआ, सिराजुद्दौला हार गया, राइट। और मीर यस जाफर क्या बन गया? मीर जाफर को नवाब बना दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। यस ईस्ट इंडिया सर। कंपनी ने बोला कि ठीक है, अब तुम नवाब बन जाओ, राइट, यस 1757 में। अब क्या हुआ कि जो मीर जाफर था, बट मीर जाफर भी इनके अगेंस्ट जाने लगा, है ना। मीर जाफर भी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं सुनने लगा, उसे भी लगने लगा कि यार ये लोग तो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि बहुत हो गया, तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो, चलो हम लोग तुमको हटाते हैं, है ना। जैसे आजकल राजस्थान में चल रहा है, राजस्थान में यस सुनने आ रहा है ना कि हो सकता है कि शायद अशोक गहलोत को वहां के कांग्रेस बोले कि आप रिजाइन करिए, हम लोग चाहते हैं कि कोई दूसरा कोई सीएम बने। तो वैसे ही यस उस टाइम पे उनको लगा कि भाई आप सही काम नहीं कर रहे हैं, आप हटो। तो कंपनी ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को हटा दिया, और मीर जाफर के दामाद को ले आई कंपनी। कौन थे मीर जाफर के दामाद? मीर कासिम। सिंह को, ठीक यस है। सर। तो यस मीर कासिम बन गए नवाब। बट मीर कासिम ने भी फिर बोला कि ना ना, हम आपकी तरह नहीं रहेंगे, आप ईस्ट इंडिया कंपनी जो बोलेगी वो थोड़ी ना करेंगे। तो मीर कासिम ने फिर क्या किया, मीर कासिम ने इनके अगेंस्ट में लड़ाई लगा दी। इनके अगेंस्ट में, ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो यस फिर सर। जो ये वॉर हुआ था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मीर कासिम, ठीक है, ईस्ट यस इंडिया सर। कंपनी वर्सेस मीर कासिम। तो इसमें मीर कासिम हार गए थे बुरी तरीके से, और वो हार के भाग गए वहां से। ठीक है, कब की बात है? 1764 की। फिर क्या हुआ कि अब देखो, मैंने तो पूरा हिस्ट्री नहीं बताया, क्योंकि एग्जाम, क्योंकि अभी हम लोग पॉलिटी पर्पज से पढ़ रहे हैं ना, तो इसीलिए हम पॉलिटी तरीके से पढ़ा रहे हैं, ना कि हिस्ट्री तरीके से। बट चलो, इसके बाद हम बताते हैं। 1764 में क्या हुआ, जब मीर कासिम हार के चले गए ना, तो फिर जो ये मीर जाफर, दोबारा से याद करो, मीर जाफर, फिर से कंपनी मीर जाफर ने बोला कि अब हम आपकी बात मानेंगे, आप लोग मुझे दोबारा से बना दो। तो फिर 1764 में मीर जाफर दोबारा से बन गया, मीर कासिम के हारने के बाद। ठीक है, मीर जाफर दोबारा से बन गया, बट क्योंकि वो बहुत ज्यादा एजेड था, 75 ईयर्स का था वो उस टाइम पे, तो वो एक साल में ही मर गया। बट मीर जाफर दोबारा से नवाब बन गया था, ऐसे ही कठपुतली के तौर पे। रियल हेड तो मैंने बताया है कौन हो गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई थी, वो रेवेन्यू कलेक्ट करने लगी थी 1765 से, है ना। बट यस मीर जाफर फिर मर गए, उसके बाद उन्होंने जितनों को भी बताया सबको अपना पपेट ही बनाया, है ना, क्योंकि रेवेन्यू कौन कलेक्ट करता था? ये लोग कलेक्ट करते थे, और उनको कुछ पैसे दे देते थे नवाब को कि हाँ भाई चलो तुम लोग भी सरवाइव कर सको। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ना, इनके पीछे उनका बहुत ही ज्यादा एक ये माइंड था। वो लोग चाहते थे कि जो यहाँ के लोग हैं वो विरोध ना करें। अगर मान लो कोई एक काम करे कि किसी को, मान लो उन्होंने मार दिया होता सबको, तो फिर जो यहाँ के लोग थे, यहाँ की जनता थी, वो विरोध कर देती कि यार बाहर के लोग आके हमारे राजा को मार दिया उन्होंने। इसलिए उन्होंने किसी पपेट को बैठा दिया, यहीं के लोग को, ताकि लगे कि ना ना,
राजा तो भाई यही लोग हैं, हम लोग तो बस ऐसे ही बिजनेस कर रहे हैं, है ना। यस सर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई थी। क्लियर है यहाँ तक? यस सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने इस पीडीएफ पे। हमने थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लिया कंपनी का, कि भाई कंपनी यहाँ पे कैसे आई, कंपनी ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट वॉर लड़े, कौन कौन सी वॉर वो यहाँ पे जीत गई, है ना, और उसके बाद कैसे वो यहाँ पे रूल करने लगी। बट जब कंपनी यहाँ पे रूल करने लगी, तब सबसे पहले नीड हुआ कंपनी को कि कंपनी को नहीं, ब्रिटिश क्राउन को, कि यार कंपनी के लिए कुछ तो रूल बनाना चाहिए हमें, है ना, कुछ तो रूल बनाना चाहिए। अगर हम रूल नहीं बनाएंगे फिर कैसे चलेगा। तो वो बना सबसे पहला एक्ट, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। अब देखो ये सारे एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें जो 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 पॉइंट लिखा गया है और या फिर जो जो पॉइंट हम एक्स्ट्रा बताएंगे, आप लोग वो अपने कॉपी में लिखते रहोगे। ये पीडीएफ तो मिल जाएगा, तो ये तो भले आप लोग ना लिखो, बट जो हम एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट बना, राइट, जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट बना, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर सबसे पहले क्या था। तो देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखा हुआ है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, राइट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहले सिर्फ गवर्नर थे, राइट, दे आर ओनली गवर्नर ऑफ बंगाल, बट इस पोस्ट को चेंज कर दिया गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया, है ना। पहले वो लोग क्या कहे जाते थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, बट अब चेंज करके क्या नाम रख दिया गया, दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब इसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया, दैट इज जनरल। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर पहला गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना। अगर ये क्वेश्चन पूछे हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, सिर्फ गवर्नर, दैट इज रॉबर्ट क्लाइव। याद है ना, 1757 में बन गया था वो, सिराजुद्दौला को हरा के, राइट। और जब ये नाम चेंज किया गया, गवर्नर ऑफ बंगाल से नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया, तो वो पहले गवर्नर जनरल कौन थे, दैट इज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। क्लियर गाइज? चलो ठीक है। अब तो ये हुआ कि भाई एक अब गवर्नर जनरल हो गए, और एक काम किया गया कि जो ये गवर्नर जनरल होंगे इनको हेल्प करने के लिए, है ना, क्योंकि भाई बहुत बड़ा एरिया था, बंगाल एक काफी बड़ा एरिया था, तो एक अकेले के इंसान का बस का तो था नहीं कि वो सब कुछ खुद से रूल कर सके, सारी चीजें वो खुद से कर सके। तो उसको हेल्प करने के लिए 4 लोगों की और एक टीम बनाई गई, है ना, मतलब कि 4 और लोग उसमें ऐड किए गए उस काउंसिल में, जो कि गवर्नर जनरल को हेल्प कर सके। फाइन, चलो अब आगे आते हैं। और इसमें इस पार्टिकुलर एक्ट में और क्या क्या चेंजेस हुए थे और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए थे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें था, जो गवर्नर
ओके गाइस, आवाज आ रही मेरी? यस सर। ओके। एक्चुअली अभी हम जहाँ पे हैं ना, रांची में बहुत तेज बारिश होने लगी। मुझे पता था कि शायद लाइट चली जाएगी और जस्ट अभी लाइट चली भी गई। चलो कोई नहीं, मैंने अपने फ़ोन की वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है, हॉटस्पॉट से, तो अब प्रॉब्लम नहीं होगा। यही इशू है यार, बारिश के मौसम में अचानक से लाइट चली जाती है, फिर प्रॉब्लम हो जाता है। चलो कोई नहीं, लेट्स कंटिन्यू। तो कहाँ थे हम लोग? यस, हम लोग यहाँ पे थे। फाइन, चलो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पहला जो इस एक्ट से चेंजेस आए थे, दैट इज जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। जो पहले गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल, दैट इज वॉरेन हेस्टिंग्स। अब इसके आगे का हम लोग पढ़ रहे थे। आगे का इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या हुआ था, तो देखो, जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे और मद्रास प्रेसिडेंसी, उनको सब ऑर्डिनेट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, है ना। उनको सब ऑर्डिनेट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। अब सोचो, अब रियल पावर किन के अंडर में होगा? जाहिर सी बात है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास, राइट। क्योंकि जो रियल एरिया इनके अंडर में था, जहां पे ये सही तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, वो बंगाल था। तो इसलिए इनका यहाँ पे गवर्नर जनरल था, और ये लोग बॉम्बे और मद्रास में भी इनके गवर्नर थे, बट वो लोग उतने पावरफुल नहीं थे, राइट। तो ये इसका सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं जो इसके बाद वाला जो पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये वाला पॉइंट काफी ध्यान देना आप लोग, कि पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, राइट। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट वाज मेड एट कैलकाटा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में भी, आपको हमेशा कभी ना कभी ये क्वेश्चन आया ही होगा, राइट। जो सुप्रीम कोर्ट बना था कैलकाटा में, किन्होंने बनाया? ब्रिटिशर्स ने बनाया, क्योंकि उनको लगा कि यार एक जस्टिस जस्टिस सिस्टम भी होना चाहिए, है ना। अगर किसी को पनिशमेंट देनी है, किसी को कुछ भी करना है, तो एक जस्टिस सिस्टम होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने क्या बनाया? सुप्रीम कोर्ट बनाया। कहाँ पे बनाया? कैलकाटा में। कौन से ईयर में बनाया? 1774। याद रखना, ये ईयर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखो, उस सुप्रीम कोर्ट में कितने लोग थे? उस सुप्रीम कोर्ट में 4 लोग थे, मतलब 4 जजेस थे। एक थे चीफ जस्टिस और बाकी 3 लोग अदर जज थे, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों से ना चीफ जस्टिस का नाम पूछा जाता है, राइट। तो आप लोग चीफ जस्टिस का नाम लिख लो, चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट, सॉरी कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट। उस टाइम पे तो सुप्रीम कोर्ट ही था, राइट। चीफ जस्टिस का नाम लिख लो, सर सर एलिजा इम्पे, IMPEY, राइट। तो आप लोगों को ये तो याद रखना ही है कि सुप्रीम कोर्ट बनाया गया बंगाल में, 1774 में बनाया गया। टोटल 4 जज थे, एक उसमें चीफ जस्टिस थे, बाकी 3 अदर जज थे। बट उसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि चीफ जस्टिस कौन थे, दैट इज सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे, राइट। चलो गुड, आई थिंक आप लोगों को इतना अच्छे से ध्यान होगा। आगे आ जाओ। अब देखो, मैंने आप लोगों को अभी कुछ देर पहले एक चीज बताया ना, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे वो बहुत ज्यादा करप्ट हो गए थे, बहुत ज्यादा करप्शन करने लगे थे यहाँ पे, राइट। तो इसीलिए इस एक्ट में एक और रूल लेकर आया गया, और वो रूल क्या था, कि जो कंपनी के सब सर्वेंट है ना, राइट, जो कंपनी के सर्वेंट हैं उनको प्रोहिबिट किया गया कि आप कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे, है ना। आप कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे। और आपको पता है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन था? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रॉबर्ट क्लाइव था। याद आया रॉबर्ट क्लाइव कौन? उस टाइम पे 1757 वाला। तो रॉबर्ट क्लाइव जब इंडिया से वापस गया था ना, जब वो यहाँ का गवर्नर था बंगाल का, जब वो यहाँ से वापस गया इंग्लैंड, तो उसके पास इतने ज्यादा पैसे थे ना, कहा जाता है कि वो बहुत 2-3 वोट भर के पैसे ले गया था यहाँ से। इतने ज्यादा पैसे ले गया था वो यहाँ से, पैसे, फर्नीचर्स और पता नहीं क्या क्या सारी चीजें। इवन जाके उसने वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट में पार्लियामेंट की सीट खरीद ली, MP बन गया वहां पे वो रॉबर्ट क्लाइव। तो ब्रिटिश क्राउन को लगा यार ये लोग तो बहुत ज्यादा करप्ट हैं, है ना। इसीलिए उन्होंने एक रूल बना दिया कि जो कंपनी के सर्वेंट हैं वो प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं है,
राइट, यहाँ तक क्लियर है गाइज। और जो ये मैंने पॉइंट बताया स्टार्टिंग में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिएटेड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना, कि एक काउंसिल बनाई गई जिसमें 4 मेंबर रहेंगे और उनका काम क्या होगा कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उनको असिस्ट करें, क्योंकि अब अकेला इंसान कितना काम करेगा, इसके लिए और 4 मेंबर बनाए गए थे। ठीक है गाइज, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। हाँ भैया। ग्रेट। अब देखो, अब हम लोग आगे आते हैं। ये कौन सा एक्ट था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बट फिर भी कंपनी ने कुछ कंपनी के यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी, राइट। तो ब्रिटिश क्राउन को लगा कि नहीं, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जिनको अभी हमें चेंज करने की जरूरत है। उन्होंने भले ही रूल बना दिया कि लोग प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, बट फिर भी उन्हें लगा कि यार नहीं, कंपनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है ना। तो इसीलिए जो एक दूसरा एक्ट आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस एक्ट का नाम था पिट्स इंडिया एक्ट 1784, राइट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्यों इंपॉर्टेंट था भाई? ये क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स थे? पहले आओ एक बार ये पॉइंट पढ़ लेते हैं कि टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द अमेंडमेंट एक्ट 1781, है ना। उन्होंने, देखो, पिट्स इंडिया एक्ट से पहले भी वो एक एक्ट आया था, बट उस एक्ट में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए थे, इसलिए वो एक्ट हमारे लिए पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और वो एक्ट कौन सा था? ये वाला, दैट इज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781, जिसको और किस नाम से जानते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट से, है ना। बट इसके बाद वाला जो दूसरा एक्ट आया, दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप इसमें एक नया कंसेप्ट पढ़ोगे, कंपनी का थोड़ा सा रूल चेंज हुआ, आप वो पढ़ोगे कि अच्छा क्या चेंजेस हुए थे यहाँ पे, है ना। आओ देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट में क्या चेंजेस हुए थे और ये कैसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे 2 अलग अलग बॉडी बना दी गई, है ना। यहाँ पे 2 अलग अलग बॉडी बना दी गई। लिख लो आप लोग यहाँ पे इसको कि इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। पहले एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग एक हेडिंग देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा लिखते हैं, ताकि ये चीजें बाद में जब आप रिवीजन करो तो याद रहे, है ना। देखो, लिखो कि 2 बॉडी बनाई गई। एक बॉडी का नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और जो दूसरी बॉडी थी उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि ये बॉडी क्यों बनाई गई, और ये बॉडी में कौन कौन लोग थे, क्या था, है ना। तो कंपनी के काम को डिवाइड करने के लिए ऐसा बनाया गया, है ना। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो कंपनी का कमर्शियल काम देखता था, कमर्शियल फंक्शन, है ना, कि कंपनी क्या कॉमर्स करेगी, क्या ट्रेड करेगी, ये सारी चीजें, ये देखने का काम किनका था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, ये कौन थे? इनका क्या काम था? ये थे, इनका काम था पॉलिटिकल फंक्शंस देखना, है ना। क्योंकि देखो, कंपनी आई तो थी ट्रेड करने के लिए, बट धीरे धीरे यहाँ पे रूल करने लगी। तो अब सेम जो अधिकारी है, सेम जो सर्वेंट है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो दोनों काम कर रहा है। वो पॉलिटिकल फंक्शन भी देख रहा है और कमर्शियल फंक्शन भी देख रहा है ना। तो इसीलिए इस चीज को डिवाइड कर दिया गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होंगे, इनका काम क्या होगा भाई? ये कमर्शियल फंक्शन देखेंगे, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होंगे वो पॉलिटिकल फंक्शंस देखेंगे, है ना, ताकि सारी चीजें स्मूथली चलती रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये पॉइंट क्लियर है? चलो ये लिख लेना। अब आ जाओ, यहाँ पे हम लोग लिखा हुआ है कि इस एक्ट में पॉलिटिकल फंक्शन, कमर्शियल फंक्शन को अलग कर दिया गया। इट अलाउड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कमर्शियल फंक्शन, बट क्रिएटेड न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी समझ लिया। मतलब कि डबल गवर्नमेंट बना दिया गया, ताकि पहले तो पावर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ना हो और चीजें स्मूथली रन कर सके। फाइन, चलो। और एक और चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो इसमें से निकल कर सामने आई थी,
कि हमने तो ये तो पढ़ा कि 1757 में, 1764 में कंपनी ने बंगाल का एरिया कब्जा कर लिया था, है ना। तो अब उस एरिया को किस नाम से जाना जाएगा? तो इस एक्ट में ये भी कहा गया जो वो एरिया है जो कंपनी ने जीते हैं, उस एरिया को ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया माना जाएगा। मतलब कि अब ये एरिया ब्रिटिश पोजीशन के नाम से जाना जाएगा। इसीलिए बाद में आप लोग देखोगे कि पूरा नाम चेंज होकर क्या हो गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंडिया में ब्रिटिश ही गवर्नमेंट कर रही है, रूल कर रही है, ठीक है। तो उस एरिया को ब्रिटिश पोजीशन के नाम से जाना जाएगा। एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी अफेयर्स, है ना। मतलब कंपनी नाम मात्र के लिए रूल कर रही थी, एक तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो वहां से रन कर रही थी। जो ब्रिटिश क्राउन था इंग्लैंड में बैठा हुआ, वो यहाँ से रूल कर रहे थे, ठीक है। चलो अब देखो, इस एक्ट के बाद, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद हम लोग दो और छोटे छोटे एक्ट पढ़ेंगे जो कि इस पीडीएफ में नहीं लिखा हुआ है और ना ही वो आपको लक्ष्मीकांत में मिलेगा। बट वो दोनों एक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, है ना। क्योंकि जो हम सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे लॉन्ग टर्म में ज्यादा अच्छे से याद रहेंगी, बहुत ज्यादा हमें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, है ना। तो जो दो इंपॉर्टेंट एक्ट और थे चार्टर्ड एक्ट 1833 से पहले, वो दो एक्ट थे हमारे, यहाँ आ जाओ, उनके बारे में लिखते हैं। जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट एक्ट था दैट इज चार्टर्ड एक्ट 1793, राइट। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट एक्ट था दैट इज चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813। इसके बाद आया था चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833। तो 1833 वाले चार्टर्ड एक्ट पे जाने से पहले हम लोग ये दोनों चार्टर्ड एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? ताकि हम लोग एक दूसरे थोड़ा सा कनेक्ट कर सकें और चीजें समझ सके कि अच्छा ये चेंजेस क्यों हुए थे, उसके पीछे का लॉजिक क्या था। फाइन, चलो। तो जो ये चार्टर्ड एक्ट 1793 था ना, इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए थे, है ना। जो 1793 वाला एक्ट था, इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए थे। इसमें बेसिकली बस एक बात कही गई थी, और क्या कहा गया था कि जो कंपनी है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, आप लोग चार्टर्ड एक्ट 1793 के बगल में लिख लो हाइफन देके, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है EIC, इसको और एक्स्ट्रा 20 साल के लिए मोनोपोली दे दी गई। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि ये क्या बात हुआ भाई, मोनोपोली दे देना, मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनोपोली का क्या मतलब होता है? मोनोपोली का मतलब ये होता है कि एक छत्र राज, ये तो शुद्ध हिंदी हो गया। इसको अगर इंग्लिश में समझें कि आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं होगा, है ना, आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं होगा। लाइक जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ एक ही कंपनी आई हो इंडिया में। ब्रिटेन की सिर्फ एक ही कंपनी थोड़ी ना आई होगी, बहुत सारी कंपनी आई होंगी जिनका मन किया होगा कि इंडिया में आते हैं, इंडिया में अपनी कंपनी बनाते हैं, यहाँ पे ट्रेड करते हैं। और भी बहुत सारी कंपनी आई थी, बट उन कंपनी में जो सबसे ज्यादा पावरफुल होकर निकली दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1793 के चार्टर्ड एक्ट से मोनोपोली दे दी गई और 20 साल के लिए, कि बाकी सारी कंपनियां कुछ नहीं करेंगी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ सब कुछ करेगी, है ना। तो 1793 के एक्ट में बेसिकली बस मोनोपोली इंक्रीज कर दी गई थी 20 साल के लिए, ठीक है। तो 20 साल के लिए जो मोनोपोली इंक्रीज कर दी गई, तो 1793 से आप 20 साल ऐड करके देखो क्या हुआ, 1813। इसका मतलब कि 20 साल के लिए बनाया गया। अब 20 साल बाद जो अगला चार्टर्ड एक्ट आने वाला था 1813, इसमें क्या चेंजेस हुए थे, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें जो हम चेंजेस देखेंगे ना, उसका चेंजेस हमें आज तक दिखता है ना। जो चार्टर्ड एक्ट 1813 में हुआ था ना, उसके चेंजेस हमें आज तक अपनी सोसाइटी में दिखते हैं, आज तक उसके चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवेल करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट था हमारा चार्टर्ड एक्ट 1813, राइट। और ये थोड़ा बड़ा भी है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, और मुझे लगता है कि आज हम लोगों ने काफी ज्यादा चीजें पढ़ ली हैं,
है ना। तो एक ही दिन में इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम लोग। कल की क्लास में हम लोग चार्टर्ड एक्ट 1813 से स्टार्ट करेंगे, आगे कंटिन्यू करना, ठीक है। ओके गाइस, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, राइट, पहले हम लोगों ने बैकग्राउंड समझा, फेजेस समझे, उसके बाद हम लोगों ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट वॉर हुए थे जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर रूल की, राइट। उसके बाद हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, पीट्स एक्ट पढ़ा। यहाँ तक एक आज की क्लास में आप लोगों को कोई डाउट है, आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हो। एनीबडी, एनी डाउट, कुछ भी, एनीथिंग। सर ये चार्टर्ड का हाँ जी निधि, फिर से बोलना, आप, आवाज नहीं आई आपकी। सर चार्टर्ड का मतलब क्या? चार्टर्ड, ओके, देखो इसका कुछ ऐसा मतलब नहीं है, राइट। अब उन्होंने एक काम किया, जैसे देखो अभी हमारे साथ क्या होता है, हर 5 साल पे हमारी गवर्नमेंट चेंज होती है, राइट। हम लोग देखते हैं ना कि हर 5 साल पे इलेक्शन होते हैं, सेंट्रल में इलेक्शन होता है, स्टेट में इलेक्शन होता है। तो जो कंपनी यहाँ पे रूल कर रही थी, ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि कंपनी टाइम टू टाइम कैसा रूल कर रही है, अच्छे से काम कर रही है, अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो उसके लिए हर 20 साल पे एक एक्ट लेकर आया जाता था, और वो चार्टर्ड एक्ट 1893 से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सबसे पहला एक्ट आया चार्टर्ड एक्ट 1893, फिर सॉरी 1793। उसके बाद 1813 का एक्ट आया जो हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अगला एक्ट आया था 1833 में। उसके बाद अगला एक्ट आया 1853 में। हर 20 साल पे ये एक्ट आ रहा था, जो ये देख रहा था कि 20 साल में कंपनी ने कैसे रूल किया है और क्या क्या हमें चेंज करने चाहिए, राइट। और आप देखोगे कि ये चार्टर्ड एक्ट से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो ये एक इसी तरीके से ये एक्ट लाया जाता था ताकि ये एनालाइज किया जा सके और आगे के लिए जो चेंजेस करने हैं वो भी बताया जा सके, ठीक है। इसलिए ये एक्ट बनाया थैंक जाता था। हाँ जी, हाँ जी निधि पूछो। सर जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था हाँ जी, 1764, हाँ हाँ, और सर जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बना था, तो उस टाइम हम्म के जो गवर्नर थे लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग्स। हम्म तो सर बिटवीन वार हुआ था बैटल ऑफ बक्सर में हम्म, मीर कासिम के बीच में, जो बंगाल के नवाब थे। हाँ तो जी, सर हाँ जो जी, इस कंपनी के गवर्नर लाइक हेड हो गए वो कौन थे? हम्म। देखो, जब हम लोग पढ़ेंगे ना, जब कंपनी इंडिया में आई, राइट, और इन्होंने जितने अराउंड मोर देन 20 से 30 गवर्नर जनरल बने हैं, अराउंड 20 से ज्यादा ही गवर्नर जनरल बने हैं। जब तक सर हम मेरा ये क्वेश्चन था ना कि सर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना, उस टाइम पे हम लोग के यहाँ लॉर्ड वारेन हेस्टिंग आए वारेन थे। हेस्टिंग्स से, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था सर, तो उसमें हम्म। कौन थे? और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को मान सकते हैं कि नहीं, यही नहीं चीज नहीं, रहे होंगे? वॉरेन हेस्टिंग नहीं थे। देखो हम आपको फिर से बताते हैं। जब जो रॉबर्ट क्लाइव था ना, वो 3 साल यहाँ पे रहा था, ठीक है। उसके बाद वो चला गया वापस, राइट। उसके बाद किसी और को गवर्नर बनाया गया था, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, बट रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे और ना ही वॉरेन हेस्टिंग थे, क्योंकि मुझे पता है उसके बाद फिर क्या हुआ था। देखो, जब ये वॉर हुआ था ना, और जब मीर कासिम को हरा दिया गया, तो जो यहाँ का गवर्नर था उसको सारी चीजें नहीं पता थी, तो उसने दोबारा से एक लेटर भेजा रॉबर्ट क्लाइव के पास। उसने बोला कि हम लोगों ने यहाँ मीर कासिम को हरा दिया है, बट हमें डील करना नहीं आ रहा है कि मतलब कि कैसे रूल बनाए, क्या क्या सारी चीजें करें। तो रॉबर्ट क्लाइव को दोबारा से बुलाया गया, है ना। रॉबर्ट क्लाइव दोबारा से आया था 1765 में, और उसने इलाहाबाद की एक ट्रीटी साइन करवाई थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी हुआ था, बट वो क्योंकि हिस्ट्री का पार्ट है और हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, है ना, यस। क्योंकि फिर ऐसा ना पता चले कि बहुत ज्यादा बर्डन हो जाए। तो इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी, इलाहाबाद की ट्रीटी में ही ये कहा गया कि हाँ भाई, इतने सारे पैसे आप लोग देंगे गवर्नर को, राइट। और ये पलासी जो बक्सर की युद्ध था ना, बक्सर की जो लड़ाई थी, उसमें और भी बहुत सारे लोग थे, लाइक जो अवध के राजा थे, अवध के नवाब, वो भी शामिल हुए थे। जो मुगल रूलर था वो भी शामिल हुआ था। बट क्योंकि यस। ये सब हिस्ट्री का पार्ट है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा डीप में नहीं गया हम उसके, राइट। और जो ये गवर्नर जनरल्स है ना, ये यस। गवर्नर जनरल जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए थे, हमें उनके याद रखने हैं,
राइट, क्योंकि मोर देन 20 गवर्नर जनरल्स हुए हैं, तो क्या हमें सारे गवर्नर जनरल्स का नाम याद रखना है? नहीं, जो जो गवर्नर जनरल जहां जहां इंपॉर्टेंट होंगे हम बिल्कुल आप लोगों को वो सारे लिखवाते चलेंगे, ताकि आप लोगों को वो सारी चीजें ध्यान में रखें। बट हाँ, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना होगा उसमें हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, राइट, उसमें हम बताएंगे भी कि हाँ ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। यस। राइट, ठीक है, हाँ जी। ओके गाइस, एनीबॉडी और कुछ क्वेश्चंस? नहीं, चलो फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे 4 बजे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे गाइस, बाय।